हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है युवा पीढ़ी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग हैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस। तो अभी तक हमने पिछली क्लास तक हिंदी विषय के वर्णमाला अध्याय के काफी सारी चीजों को देखा, सीखा और पढ़ा। जैसे व्यंजन सीख लिए और स्वर सीख लिए, उनके सारे नियम, उनके प्रकार, उनके भेद, सब चीजों को हम बारीकी से सीख चुके हैं। अब उसी क्रम में आगे बात करते हैं व्यंजन के क्रम में। तो व्यंजन के क्रम में जब हमने पिछली क्लास देखी थी, तो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था आगत आगत वर्ण पढ़ाए थे, आगत व्यंजन पढ़ाए थे। उसमें एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, वो पहले मैं समझा देता हूँ। आगत आगत ध्वनि या आगत वर्ण के बारे में। आगत वर्ण, उसके बारे में क्या कह गया था कि इन्हें अली जिह्वा या जिह्वा मूलीय ध्वनि भी कहते हैं। अब ऐसा क्या कहते हैं? क्योंकि आगत वर्णों में का, खा, गा और फा, सभी के नीचे नुक्ता। आगत वर्णों में का, खा, गा और फा का उच्चारण जिह्वा से होता है। किससे होता है? इन सभी का उच्चारण जिह्वा से होता है। इसलिए फिर आगत वर्णों को जिह्वा मूलीय या अली जिह्वा वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में हमें बात करनी है पंचमाक्षर की। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अंगा, अय्या, ड़ा, ना, मा, ये तो होते हैं। हलंत लगा देंगे तो सारे के सारे आधे हो जाएंगे। ठीक है, ये मूल रूप में आ गए व्यंजन आधे आधे रूप में। अब होगा क्या कि पंचमाक्षर को पंचमाक्षर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी भी वर्ग के पांचवा अक्षर होता है। किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर। वर्ग कौन कौन से होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, ये 5 प्रकार के वर्ग हैं। और इन वर्गों में अंत में जो अक्षर होता है वो पांचवा अक्षर कहलाता है। जैसे का, ख, ग, घ और पांचवा अंगा। पहला का, दूसरा खा, तीसरा गा, चौथा घा, पांचवा अंगा। तो ये पांचवा अक्षर होता है हर प्रकार के वर्ग में, इसलिए उस वर्ग का पांचवा अक्षर कहलाता है कोई भी। जैसे अंगा, अय्या, अड़ा, ना और मा, ये इसलिए पंचमाक्षर कहलाते हैं। अब पंचमाक्षर का उपयोग कैसे कैसे करना है, कहाँ इनका इस्तेमाल होगा, कैसे कैसे होगा, वो चीज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला देखो, इसमें पहला पॉइंट है पंचमाक्षर का प्रयोग अनुस्वार या बिंदी के रूप में पंचमाक्षर का प्रयोग अनुस्वार या बिंदी बनाकर आधे रूप में करते हैं। पंचमाक्षर का प्रयोग अनुस्वार या बिंदी बनाकर आधे रूप में करते हैं। अनुस्वार या बिंदी क्या मतलब है? अनुस्वार को बिंदी और बिंदी को अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, अब इनका होगा क्या कि ये सब ये अच्छा है ना, तो इनको आधा रूप कैसे देंगे? आधा रूप ये पहले से ही है। ठीक है, तो आधे रूप में जब भी इनको लिखाया गया होगा
तभी आपको समझ जाना है कि ये अपने आप में आधा रूप है। कभी भी कहीं भी लिखा मिल जाए, समझ जाना कि ये अगर वहां है तो ये आधा है। दूसरी बात, अगर बिंदी के रूप में है तब भी आधा है। बिंदी के रूप में कैसे आएगा? जैसे संपन्न, संपन्न में ये देखो, ये बिंदी हो गई, है ना। अब इसी बिंदी को अनुस्वार कह दिया जाता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है बिंदी के बारे में। जब भी पंचवाक्य का प्रयोग होगा तो अनुस्वार के रूप में या बिंदी के रूप में होगा। ये बिंदी या अनुस्वार हो गया क्या? ये जो लगा हुआ है, ये जो लगी है बिंदी, उसको बोल रहे हैं बिंदी या अनुस्वार। और ये बिंदी कैसी होगी? आधे रूप में होगी। हर पंचमाक्षर, प्रत्येक पंचमाक्षर शब्दों के साथ मूल या आधे रूप में ही प्रयोग होता है। पंचमाक्षर कोई भी हो, जब भी पंचमाक्षर का उपयोग किसी भी शब्द में होगा तो उस शब्द में या तो मूल रूप में होगा या फिर आधे रूप में होगा। आधे रूप को ही मूल रूप कहा जाता है, मूल रूप को ही आधा रूप कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखो, ये शब्द है, शब्द में पंचमाक्षर आ गया तो या तो आधे रूप में या मूल रूप में। तो यहाँ पर ये जो बिंदी है ना, ये देखो, ये पंचमाक्षर का प्रयोग अनुसार या बिंदी के रूप में, बिंदी बनाकर आधे रूप में करते हैं। तो ये अनुसार बना दी या बिंदी बना दी ये। ठीक है, अब आधा रूप कैसे होगा? तो आधा रूप जानने के लिए हम इसको ऐसे ही तो लिख देते हैं। इस शब्द को, संपन्न शब्द को ऐसे ही तो लिखा जाता है भाई, सा आधा माँ पा ना और फिर से ना। तो ये देखो, माँ आ गया आधे रूप में। ठीक है, बिंदी को बदलकर आधा माँ कर दिया। दूसरा नियम समझो इसी से। बिंदी के बाद जो व्यंजन लिखा है उसके पंचमाक्षर में, उसके पंचमाक्षर को बिंदी से बदल दिया जाता है। उसके पंचमाक्षर को बिंदी से बदल दिया जाता है। कैसे? ये देखो, ये बिंदी है, इसका अगला वर्ण क्या होगा? अगला व्यंजन पा। पा का पंचमाक्षर क्या होगा? वही पा का पंचमाक्षर देख लो, पा, फा, बा, भा, म। तो ये पंचमाक्षर हो गया पा का। ठीक है, बिंदी के बाद जो व्यंजन लिखा है, बिंदी के बाद जो व्यंजन लिखा है, पा लिखा है, उसके पंचमाक्षर को, तो पा का पंचमाक्षर क्या होगा? ये पा का पंचमाक्षर मा। उसके पंचमाक्षर को बिंदी से, यानी इस बिंदी से बदल दिया जाएगा। ठीक है, बिंदी से बदलेंगे तो पंचमाक्षर क्या होगा? माँ। तो यहाँ लिखेंगे माँ। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया कि हाँ भाई, एक पॉइंट समझ में आया कि इसको पंचमाक्षर से बदला जाएगा। तो माँ आ गया। अब माँ को हमने यहाँ आधा क्यों लिखा? क्योंकि हमने लिखा है प्रत्येक पंचमाक्षर शब्दों के साथ मूल रूप में या आधे रूप में प्रयोग होता है। तो प्रत्येक पंचमाक्षर, कोई पंचमाक्षर जैसे माँ पंचमाक्षर है, तो माँ को हमेशा शब्दों के साथ मूल रूप में या आधे रूप में लिखना होता है। तो माँ आधा लिख दिया, यही मूल रूप कहलाता है। समझ गए बातों को? तो संपन्न अगर लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, मतलब पंचमाक्षर के उपयोग के साथ। अगर पंचमाक्षर का उपयोग के साथ नहीं लिखा जाता है तो सीधा क्या करेंगे? अनुस्वार या बिंदी के रूप में लिख देंगे। ठीक है, अनुस्वार या बिंदी के रूप में लिख देंगे। और समझना है? पंख, पंख। अब पंख को बदलना है हमें पंचमाक्षर से, बिंदी को बदलना है पंचमाक्षर से। तो बिंदी को पंचमाक्षर से कैसे बदला जाएगा? यहाँ पर जो हमारे पास बिंदी के बाद जो वर्ण है वो कौन सा है? खा। खा है ना,
तो खा कौन सी क्रम में आता है, कौन से वर्ग में? का, खा, गा, घा, अंगा, इसी वर्ग में तो आता है खा। तो खा का पंचमाक्षर कौन सा होगा? ये होगा, ये तो होगा पंचमाक्षर। तो पहले तो पा लिखो, ठीक है, फिर इसको लिखो जो पंचमाक्षर होगा अंगा, और फिर क्या करेंगे? खा लिख देंगे, लिख दिए खा। अब होना क्या है कि प्रत्येक पंचमाक्षर आधे रूप में होगा, तो इस अंगा के नीचे लगा दो हलंत। समझ गए बातों को? इस तरीके से बनेगा कोई भी शब्द, पंख लिख गया ये, ठीक है। जब हमको पंचमाक्षर लिखना ही लिखना है तो फिर ऐसे लिखेंगे, जब पंचमाक्षर नहीं लिखना है तो फिर ऐसे लिखेंगे, बिंदी लगाकर, ठीक है। अब तीसरा गा, एक से अधिक, एक से अधिक पंचमाक्षर को, एक से अधिक पंचमाक्षर को एक साथ लिखने के लिए बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या लिखा? एक से अधिक पंचमाक्षर को एक साथ लिखने के लिए, एक से अधिक पंचमाक्षर एक साथ लिखे जाएं तो क्या करेंगे? बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखना, बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल क्या करेंगे? तो हमने एक शब्द लिखा जन्म, ये देखो ये पंचमाक्षर, ये पंचमाक्षर, यानी एक से ज्यादा पंचमाक्षर हो गए। जब दो पंचमाक्षर एक साथ लिखे जा रहे हैं तो बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर इसको बदल के आपने ऐसा लिखा जन्म तो ये हो जाएगा गलत, और ये कहलाएगा सही। ऐसी तो पूछी जाती है शुद्ध वचन नहीं, बस ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, कोई ऐसा दिया होगा, कोई एक शब्द छाटना होगा जो शुद्ध वचन नहीं होगी, बस ऐसे उपयोग होगा। और जैसे मान लो वांग्मय, अब इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा? वाह बनाया, अब जो ये बिंदी है इसमें इस माँ के साथ इसका उपयोग होगा नहीं, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा वांग्मय, और ये हलंत लग गया। अब यहाँ पर ये नियम काम नहीं करेगा, भाई ये बिंदी है, ये जो अगला वर्ण है वो माँ है, तो माँ का पांचवा वर्ण क्या होगा? तो माँ का मई बना रहेगा, तो ऐसा उपयोग काम नहीं आएगा यहाँ पे। अब इनको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ऐसे कोई नियम काम नहीं आएंगे, इनको सिर्फ सीखने के लिए शब्दों को याद रखना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। गा के बाद में आएगा घा, इसमें हम लिखेंगे अंतस्थ व्यंजन से पहले, अंतस्थ व्यंजन से पहले बिंदी या अनुस्वार नहीं लिखते हैं। क्या? अंतस्थ व्यंजन से पहले बिंदी या अनुस्वार को नहीं लिखते। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन तो पता होंगे ना भाई, कल ही करवाए थे, या, रा, ला, वा, है ना। इनसे पहले बिंदी या अनुस्वार नहीं लिखेंगे, समझ गए बात को? अगर लिखना है तो पूरा पंचमाक्षर लिख दो, लेकिन बिंदी ना तो बिंदी लिखा जाएगा ना अनुस्वार लिखा जाएगा। जैसे अन्य, ये देखो ये या बना जो अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। अब या से पहले आ गया आधा ना, यानी पंचमाक्षर आ गया। अब इस पंचमाक्षर को हम बिंदी के रूप में नहीं लिख सकते ऐसे करके, तो ये वाला तरीका कहलाएगा गलत, ये कहलाएगा सही। समझ गए बातों को? तो इस तरीके से भी हम अंतस्थ व्यंजन से पहले पंचमाक्षर में बिंदी का उपयोग नहीं कर सकते, सीधा पंचमाक्षर लिख दो साफ साफ, क्या दिक्कत है, ठीक है। और कोई ऐसा शब्द याद आया हो तो बताओ।
ऊष्मीय व अंतस्थ व्यंजन के साथ बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। ये बात होती है, ऊष्मीय और अंतस्थ व्यंजन के साथ बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतस्थ व्यंजन से पहले नहीं कर सकते। इतना देखना है बस, अंतस्थ व्यंजन से पहले बिंदी नहीं आएगी, लेकिन अंतस्थ व्यंजन के साथ में, अंतस्थ व्यंजन के बाद में, या ऊष्मीय व्यंजन के साथ में, ऊष्मीय व्यंजन के बाद में बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अंतस्थ व्यंजन के साथ ये देखो स्वयं हो गया, ऐसा करके हलंत हो गया, और संसार हो गया। ऐसे कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। ये ला अंतस्थ व्यंजन है, ला पे लगा दी बिंदी, है ना, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, कंकड़ अगर लिखना हो तो कैसे लिखा जाए? कंकड़, कंकड़, कंग नहीं है ये, कंकड़ है, ध्यान रखना। ये बिंदी आ गई, इस बिंदी को हटाना हो तो का, अंगा, फिर का, फिर डा, और अंगा के नीचे हलन, हो गया कंकड़, कंकड़। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। कंकड़ को कंकड़ भी लिखा जाता है कई जगह पे, कंकड़ भी लिखा जाता है वही कई जगह पे, तो कंकड़ के साथ भी ऐसा उपयोग कर लेंगे। ठीक है, ऐसे करके आप पंचमाक्षरी का प्रयोग आसानी से कर सकते हो भाई। सबसे बढ़िया बात यही है, जब आपको उपयोग करना हो तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे प्रसन्न 2 बार, सम्मिलित 2 बार, अन्न 2 बार, 2 बार देखो माँ आ गया तो पंचमाक्षरी का उपयोग एक से ज्यादा, 2 बार ना आ गया पंचमाक्षरी का उपयोग एक से ज्यादा, पंचमाक्षरी का उपयोग एक से ज्यादा। ठीक है, और क्या आ सकता है? इनमें से तो शायद ही कोई बने, इनका बेशक बनता है ना। और कोई ऐसा एग्जाम्पल चाहिए हो आप लोगों को? पंचमाक्षर का प्रयोग अनुस्वार या बिंदी के रूप में, आदि रूप में करते हैं। ठीक है, और हो गया पंचमाक्षरी भी। हाँ भाई, पंचमाक्षरी को रिपीट करते हैं एक बार रिवीजन के तौर पर समझाने के लिए। देखो भाई, पंचमाक्षरी शब्दों की बात कर लो पहले, पंचमाक्षरी व्यंजनों की बात। तो पंचमाक्षरी व्यंजन क्या होते हैं? हमने पढ़े थे स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन। स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। वर्गों के नाम दिए थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इनको अगर तुम्हें समझना हो या याद करना हो ट्रिक के हिसाब से, तो कच्चा, टपका, तब पका, ऐसा कर लेना। कच्चा, टपका, तब पका। ठीक है, चाहो तो लिख देता हूं, क्या ट्रिक? कच्चा, टपका, तब पका। ये वर्ग याद करने की ट्रिक है, स्पेशल कुछ नहीं है। और मेरे हिसाब से तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता इस चीज़ के लिए कि इसको याद किया जाए। आपको वर्णमाला याद है तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा इतना तो। अब ये नीचे अंडरलाइन इसलिए, कच्चा से का वर्ग, चा से चा वर्ग, टपका से में टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, तो आपने 5 वर्ग पढ़े स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजनों में। 5 वर्गों में प्रत्येक वर्ग में लास्ट में कुछ था, एक एक अक्षर जो 5वां अक्षर कहलाता है, 5वां अक्षर कहलाता है। तो उन्हीं पांचवें अक्षर को बोला गया पंचमाक्षर। ठीक है, इन पंचमाक्षर का उपयोग अगर बोलने के हिसाब से किया जाए, उच्चारण स्थान के हिसाब से, तो पांचों के पांचों पंचमाक्षर नासिक से बोले जाते हैं, नाक से। ठीक है, तो हमने कल इसका, अच्छा इसका नाम और लिख लो, इसका पंचमाक्षर के और भी नाम है, जैसे नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन। ठीक है, या नासिका व्यंजन। ठीक है, और पंचमाक्षर तो यही है, लेकिन अनुस्वार का उपयोग कर लेते हैं तो अनुस्वार वाले व्यंजन भी इनको कह दिया जाता है।
ठीक। तो पंचमाक्षर को नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है। नासिक के व्यंजन को बोलने की वजह ये है कि पांचों के पांच अक्षर नाक से उच्चारण किए जाते हैं, इसलिए पंचमाक्षर को नासिक के व्यंजन कहा जाता है। ठीक। तो पंचमाक्षर का उपयोग कैसे होगा? तो पहली बात तो पंचमाक्षर का उपयोग हमेशा आधे रूप में होगा, हमेशा, कभी पूरा नहीं लिखा जाएगा, इसलिए पंचमाक्षर का उपयोग हमेशा आधे रूप में होगा। तो आधे रूप में समझ लेना, कभी या तो हलंत लगाना पड़ेगा या उसको आधा लिखना पड़ेगा। दो तरीके हैं लिखने के, आधे लिखने के, या तो उसमें हलंत लगा दो नीचे या उसको आधा लिख दो। आधा कैसे? उसमें से खड़ी पाई को हटा के। ठीक। दूसरा उपयोग है कि उसी पंचमाक्षर को आधे रूप में दिखाने के लिए और अच्छे से लिखने के लिए बिंदी का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है। बिंदी का उपयोग कर लेते हैं कैसे? एक शब्द मान लो संबंध है। क्या शब्द है? एक शब्द है संबंध, इसमें भी बिंदी लगी है और इसमें भी बिंदी लगी है। अब होता क्या है वो आगे देखते हैं। एक शब्द हुआ संबंध। अब इस संबंध में हमारे पास एक माँ का उच्चारण कर रहे हैं हम, एक ना का उच्चारण कर रहे हैं हम। सम तो माँ, बन तो ना। ठीक है। दोनों का उच्चारण करने के लिए होता क्या है, या तो उसको हलंत लगा कर लिखा जाए तो आधा माना जाएगा, या उसको खड़ी बाई को हटाकर आधा करके लिखा जाए तो आधा माना जाएगा। तो पंचमाक्षर हमेशा आधे रूप में लिखे जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको आधे रूप में नहीं लिखना है और अच्छा सुगम बनाना है, सरल बनाना है, सुंदर बनाना है उस चीज को, तो आप उसमें अनुस्वार का या बिंदी का उपयोग कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया संबंध में। ठीक है। तो अनुस्वार का या बिंदी का उपयोग करके आप पंचमाक्षर को और अच्छे सुंदर तरीके से लिख सकते हो। ठीक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट भी ये हो गया। तीसरा पॉइंट है बिंदी के बाद जो व्यंजन लिखा है, बिंदी के बाद, ये बिंदी है, बिंदी के बाद जो व्यंजन लिखा है, ये बिंदी है, बिंदी के बाद जो व्यंजन लिखा है, उसके पंचमाक्षर को, उसके पंचमाक्षर को, जो व्यंजन लिखा है ना, सा के बाद जैसे बा लिखा है, इसमें सा के बाद लिखा है बा, तो बा का पंचमाक्षर क्या होगा? प फ ब भ म, मा होगा। ठीक। और धा का पंचमाक्षर क्या होगा? ता था दा धा ना होगा। तो एक मा मिल गया, एक ना मिल गया, दो अक्षर मिल गए हमें पंचमाक्षर में। जो व्यंजन लिखा है उसके पंचमाक्षर को, पंचमाक्षर माँ और ना मिले, पंचमाक्षर को बिंदी से बदल दिया जाता है। इस बिंदी से बदल दिया जाता है। जब आपको बदलना हो बिंदी को, बदल कर कुछ और लिखना, कुछ और बनाना हो, बिंदी नहीं लिखनी है आपको, सीधा स्पष्ट तरीके से व्यंजन लिखना है, तो उसके पंचमाक्षर को बदल कर लिखा जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, ये जो बिंदी है और जो ये वाला नियम है, ये वाला इंपॉर्टेंट समझो आप लोग, क्योंकि ये उच्चारण करने में सहायक होता है। उच्चारण करने में सहायक होता है। किसमें? उच्चारण करने, बोलने में सहायक होता है। बोलने से क्या पता लगा कि हाँ यहाँ पे माँ आएगा, इसके बाद में इसका तो ना आएगा, तो किससे पता लगा? इसी नियम से कि भाई जो व्यंजन है उसके पंचमाक्षर को बिंदी से बदल दो। तो जब बिंदी से बदला जाएगा तो पता लग जाएगा ना कि हाँ माँ बोलना है हमको, ना बोलना है। तो बस बोलने में भी काम आता है ये वाला नियम भाई। अब कैसे? सा लिखा, हमको अब चाहिए पंचमाक्षर, तो बा की श्रेणी में आता है पा की श्रेणी में। पा का पंचमाक्षर क्या होगा? माँ होगा। या बा का पंचमाक्षर क्या होगा? माँ होगा। तो सम हो गया। अब लिखा तो जाएगा ये आधा ही, तो आधा ही बना दिया, खड़ी पाई को हटा दिया। अब आएगा बा। अब आएगा देखो फिर से बिंदी। बिंदी का कौन सा व्यंजन है? धा। धा कौन सी वर्ग में आता है? ता वर्ग में। ता वर्ग का पंचमाक्षर क्या होगा? ना होगा। या फिर धा वर्ग, धा जो व्यंजन है उसका पंचमाक्षर क्या होगा? ना होगा। तो यहाँ पर ना बनाया, वो भी आधा, क्योंकि इनको आधा ही लिखा जाएगा पंचमाक्षर को। तो हमने ऐसे क्या किया, खड़ी पाई को हटा दिया, आधा लिख दिया, फिर क्या बचा? धा। तो ये संबंध हो गया। समझिए बातों को, ये संबंध हो गया। तो ये बोलने में बहुत ज्यादा सहायता करता है। लिखने में उतना सुंदर हो या ना हो, लेकिन बोलने में बहुत ज्यादा सुंदर है। तीसरा नियम, एक से अधिक पंचमाक्षर को एक साथ लिखने के लिए बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। जब एक से अधिक पंचमाक्षर लिखे जाते हैं एक साथ, तो बिंदी का उपयोग नहीं होगा, अनुस्वार का उपयोग नहीं होगा। कैसे? ये देखो, जन्म में ये ना भी पंचमाक्षर है, माँ भी पंचमाक्षर है, इसलिए इसको ऐसे नहीं लिख सकते। वांग्मय में ये भी पंचमाक्षर है अंगा और माँ भी पंचमाक्षर, इसलिए इसको ऐसा नहीं लिख सकते। प्रश्न में देखो, दो बार ना, दो बार माँ, दो बार ना, इनको बिंदी का साथ लिख ही नहीं सकते। ठीक है। तो ये तीसरा नियम हो गया। चौथा, अंतस्थ व्यंजन से पहले बिंदी या अनुसार नहीं लिखते। अंतस्थ व्यंजन से पहले, ये अंतस्थ व्यंजन है, या अलावा इससे पहले ना तो बिंदी लिखेंगे ना अनुसार, तो क्या लिखेंगे? तो सीधा सीधा पंचमाक्षर लिख दो। ना बिंदी लिखो ना अनुसार लिखो, सीधा सीधा पंचमाक्षर लिखो, जैसे अन्य। ठीक है। अपराध होते हैं जघन्य तरह के, तो जघन्य, कन्या, नहीं होते ऐसे शब्द। तो इन शब्दों में क्या होता है? सीधा ना तो बनाया जाता है, बिंदी तो नहीं होती ना इनके लिए, सीधा ना, सीधा पंचमाक्षर का उपयोग, वो भी आधे रूप में है।
तो ऐसे कई सारे शब्द होंगे जिनमें अंतस्थ व्यंजन से पहले बिंदी या अनुस्वार नहीं लिखी जाएगी, क्या लिखे जाएंगे, सीधे पंचमाक्षर लिखे जाएंगे, वो भी आदि रूप में। कई सारे शब्द होते हैं ऐसे। फिर आता है ऊष्मीय व अंतस्थ व्यंजन के साथ। ऊष्मीय व अंतस्थ व्यंजन के साथ बिंदी का प्रयोग करते हैं या बाद में भी, व्यंजन के साथ या बाद, व्यंजन के साथ या बाद बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। तो चाहे अंतस्थ और उसी व्यंजन के साथ लिखा हो बिंदी, चाहे उस व्यंजन से व्यंजन के साथ ना होकर, मतलब ऊष्मीय या संघर्षी या फिर अंतस्थ व्यंजन के साथ ना लिखकर उसके बाद वाले व्यंजन में लिख दी जाए बिंदी, तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बस वही समझाया गया है कि अंतस्थ व्यंजन उसी व्यंजन के साथ अपन बिंदी का उपयोग कर सकते हैं, जैसे ये दिया गया है। बस ये तरीके होते हैं पंचाक्षर को लिखने के, सीखने के। इनमें नियम ऐसा नहीं है कि याद करना पड़े तो ही याद होगा, ऐसा नियम याद करने का कुछ नहीं। जैसे वो था ना उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन में हमने क्या देखा, कई सारे नियम तो इसी बात के लिए बने हैं कि उनको उच्चारण नहीं कर सकते। बने थे कि नहीं बने थे, कई सारे नियम तो इसी बात के लिए थे कि उनका उच्चारण नहीं कर सकते। अगर मान लो उच्चारण नहीं कर सकते तो वो भी नियम कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। लॉजिक है भाई सीधा सीधा कि भाई अगर ऐसा लिखेंगे तो उच्चारण ही निकलेगा, ऐसा लिखेंगे तो उच्चारण ही नहीं बोल पाएंगे, ऐसा लिखेंगे तो ठीक से समझ ही नहीं पाएंगे ना बोल पाएंगे। तो बस इसमें नियम क्या है, सीधा लॉजिक है। इसी प्रकार से कुछ कुछ इसमें है। इनमें भी भाई नियम वियम तो चलो ठीक है, एक बात होती है कहने को हाँ नियम है याद कर लो, मानना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, तो ये उनके लिए होते हैं जो रट्टू तोते होते हैं, रटते हैं चीजों को, उनके लिए ऐसी बात होती है नियम है नियम है नियम है। लेकिन आप देखें चीजों को समझें तो ये लॉजिक है। और ये जो नियम लिखे हैं ना पांच पांच, ये कोई नियम होते थोड़ी है, ना कहीं लिखे मिलेंगे आपको कि ये वही नियम है, ये लॉजिक होते हैं। अब मैंने उन्हीं लॉजिक्स को क्या किया, आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया नंबर डाल डाल के, क ख ग घ अंगा, तो मैंने अपने नंबर डाल डाल के लिख दिए, बन गया साहब नियम। जबकि नियम जैसा कुछ है ही नहीं, सीधे लॉजिक है। कभी आप खुद देख लो ना, आपने इतनी हिंदी पढ़ी होगी तो उन हिंदियों में आपको कहीं ऐसा मिलेगा ही नहीं। समझिए बातों को। और कुछ है, और कुछ, स्वर इंद्र पति पद पाया है। कुछ तो नहीं है, मतलब लगभग लगभग पंचमाक्षर के सारे तरीके से हमने देख लिया कि पंचमाक्षर इन तरीकों से लिखे जाते हैं। उसी व्यंजन कौन कौन से होंगे, सा सा सा, हाँ ठीक है भाई, आगे बढ़े फिर, इतना समय में आ गया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ तक हो गए उच्चारण के आधार पर व्यंजन। ठीक है, तीन तरीके के व्यंजन बताए थे, पहला उच्चारण के आधार पर, दूसरा प्राणत्व के आधार पर, तीसरा स्वर तंत्रियों के आधार पर। तो हमारा उच्चारण के आधार पर यहाँ पर फिनिश हो गया। अब पढ़ेंगे हम किसको, प्राणत्व के आधार पर, उसे देखते हैं। लग जा गले गले गले, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में कभी मुलाकात हो न हो। लग जा गले 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 गले। प्राणत्व के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होंगे दो प्रकार, पहला होगा आपका अल्प प्राण। ठीक है, तो पहले अल्प प्राण देखेंगे पहला। और अल्प प्राण लिखने से पहले यहाँ हम लिख लेते हैं सारे सारे व्यंजन 25, नहीं पूरे लिख लेंगे 33, का, खा, गा, घा,
अंगा च छ ज छ अइया टा ठा डा ढा ड़ा ता था दा धा न प फ ब भ म य र ल व स स स हा। ये आपके पूरे 33, यहाँ तक 25 और 8 ये 33 व्यंजन हो गए। अब इन व्यंजनों को हमने दी थी श्रेणी कि भाई प्रथम स्थान, द्वितीय अक्षर, तृतीय अक्षर, चतुर्थ और पंचम अक्षर, ये दिए थे हमने। और इन सभी को दिए थे नाम का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, या वर्ग, सॉरी इनके कोई नाम नहीं है, बस ये पांचों के नाम थे। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये 5 प्रकार के वर्ग थे। और उन पांचों वर्गों में अपने अपने वर्णों के स्थान भी थे, प्रथम अक्षर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम अक्षर। ठीक, तो इन्हीं की बात होगी अल्पप्राण में। कैसे होगी समझो। अल्प का मीनिंग होता है कम, और प्राण से आप समझ जाओ वायु। तो ऐसे कोई अक्षर, वर्ण या व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, जिनको बोलते समय कम वायु निकलती हो। ठीक है, तो ऐसी श्रेणी में जो व्यंजन आते होंगे उनको हम अल्पप्राण में लिखेंगे। एक तो कम वायु निकलती है, ठीक है, कम वायु निकलती है। और दूसरा इनको तरीका है कि हा रहित ध्वनि। कैसी? हा रहित ध्वनि को भी हम अल्पप्राण में रखते हैं। अब हा रहित ध्वनि कैसी? हा ध्वनि को हम काकल्य बोलते हैं ना। हा रहित ध्वनि कैसी? मतलब ऐसा कोई वर्ण, ऐसा कोई व्यंजन जिसमें हा ध्वनि न निकले। तो हा ना निकले ऐसी ध्वनि कौन सी है? तो आप देखो, प्रथम वर्ग से का, गा, अंगा, च, ज, अइया, टा, डा, ड़ा, ता, दा, न, प, ब, म। अब देखो, का को जब बोला था का चा, इनको देखने से पहले समझो कि इसमें बचे खा और बचे घा, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। तो बोलते समय हा की ध्वनि निकल रही, काकल्य ध्वनि। अब ये बनते कैसे हैं काकल्य ध्वनि के साथ? तो यहाँ पर खा बनता कैसे है? खा बनता है काकल्य ध्वनि में का धन हा से मिलके। छा बनता है चा धन हा से मिलके। ऐसी घा बनाना हो तो गा धन हा से मिलके। ऐसी तुम्हें झा बनाना हो तो जा धन हा से मिलके। इस प्रकार से ये बनते हैं वर्ण। तो इनमें हा ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ क बिल्कुल साफ है क, और ख, ख में हा मिलेगा तुम्हें। या फिर मान लो बेस इको साउंड, ग सीधी साफ ध्वनि ग, घ घ घ घिस रही है ना निकलते समय, है ना। तो उस प्रकार से हम समझ जाते हैं कि इनमें हा ध्वनि है, इनमें हा ध्वनि नहीं है। तो इनमें कौन कौन से वर्ण होंगे? जो हा ध्वनि रहित होंगे। ठीक है, हा रहित ध्वनि, सॉरी हा ध्वनि रहित, हा रहित ध्वनि सही तो है, हा रहित ध्वनि सही है, हा रहित ध्वनि। तो हा रहित ध्वनि कौन कौन से वर्ग से निकलने, वर्ग में कौन कौन सी श्रेणी से, अक्षरों की कौन कौन सी श्रेणी से? तो प्रथम, तृतीय और पंचम, यही तो है, प्रथम,
तृतीय, पंचम। उसके अलावा अंतस्थ, और अंतस्थ के अलावा एक होगा उत्क्षिप्त। तो हम यहाँ पर उत्क्षिप्त लिखना भूल गए थे ना, तो एक उत्क्षिप्त यहाँ ऐड कर दो, एक उत्क्षिप्त यहाँ ऐड कर दो, जबकि इनका इन दोनों लाइनों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 इसके 5 इसके 5 इसके 15, 4 इसके 19, एक ये 20। समझ जाओ भाई, 5 5 5 4 1, कुल मिलाकर 20 व्यंजन है जो अल्पप्राण कहलाते हैं। कितने व्यंजन है? 20 व्यंजन है जो अल्पप्राण कहलाते हैं। अल्पप्राण व्यंजन कितने होते हैं? अल्पप्राण व्यंजन 20 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, या प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन धन अंतस्थ व्यंजन, और उसके साथ में उत्क्षिप्त का अड़ा व्यंजन। ये कुल मिला के 20 व्यंजन होते हैं जो अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या आता है? खा। खा में होगा महाप्राण व्यंजन। कितने? वो सॉरी, कौन सा? महाप्राण व्यंजन। महाप्राण का अर्थ भी वही है, महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब वायु। जब उच्चार करते समय हमारी वायु ज्यादा निकलती है, ऐसे वर्ण या व्यंजन जिनका उच्चार करते समय वायु ज्यादा निकलती है। दूसरा, हा सहित ध्वनि, मतलब उन वर्णों में या उन व्यंजनों में काकल्य ध्वनि सम्मिलित होना चाहिए, सुनाई देनी चाहिए, ठीक है। अब ये काकल्य ध्वनि के सहित हा सहित कौन कौन से थे? ये वाले थे हा सहित। तो क्या करेंगे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, फिर लिख लेंगे ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन, और एक और अड़ा जिसमें हा ध्वनि होती है। अब इसमें हा ध्वनि कैसे होती है? तो अपन डा पढ़ते हैं और ढा पढ़ते हैं, डा पढ़ते हैं और पढ़ते हैं ढा। तो इस डा से ही तो बना ये ऊपर वाला उत्क्षिप्त, और इस ढा से बना ये वाला उत्क्षिप्त। तो इस ढा में तो है हा, लेकिन इस डा में नहीं है। इस डा में नहीं है तो ऊपर आ गया बिना डा वाला, ये बिना हा वाला, और नीचे आ गया हा वाला, ठीक है। अब इसमें कितने वर्ण होंगे? कितने व्यंजन होंगे? सॉरी, वर्ण नहीं, व्यंजन। तो 5 धन, 5 धन, या होंगे 4 धन, या होगा 1, ठीक है। तो 5 10 14 1 15, तो इसमें निकलते हैं आपके 15 व्यंजन। 15 ही तो है। 5 10 4 14 1 15, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ जाओ कि जब प्राणत्व के आधार पर बात की जाती है तो प्राणत्व के आधार पर वे व्यंजन लिखे जाते हैं जिनमें हा रहित और हा सहित ध्वनि की बात हो, या फिर जिनमें वायु कम निकलती हो या ज्यादा निकलती हो। तो अल्प प्राण में वायु कम निकलती है, और ये अल्प प्राण के अंदर सारे के सारे स्वर, सारे के सारे व्यंजन हा रहित ध्वनि वाले होंगे। तो कुल मिलाकर 20 व्यंजन होते हैं। महाप्राण में वायु ज्यादा निकलती है और इसमें हा सहित ध्वनि वाले होंगे, तो कुल मिलाकर 15 व्यंजन होंगे। इस प्रकार से अल्प प्राण और महाप्राण के व्यंजन हो जाते हैं 20 वो 15 ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको महाप्राण और अल्पप्राण को समझ लेना है और पढ़ लेना है। अब आगे बढ़े, देख लिया हो। अगला देखें, स्वर तंत्रियों के आधार पर। का खा गा, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन। ये भी क्या होगा? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पहले को बोलते हैं सघोष,
या घोष। घोष शब्द से समझ में आता है कि यहाँ पर गूंजने की बात है, तो इसमें लिखेंगे जहां गूंज उत्पन्न हो। जहां गूंज उत्पन्न हो मतलब स्थान की बात नहीं कर रहे। जहां गूंज उत्पन्न हो मतलब जिन व्यंजनों में गूंज उत्पन्न हो। तो कौन कौन से व्यंजनों में गूंज उत्पन्न होती है? गूंज, कंपन, है ना। तो तीसरा वर्ग, सॉरी वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर के साथ या, रा, ला, वा और हा, इन सभी में गूंज उत्पन्न होती है। तो गिनो कितने हो गए? ये 5, ये गिनो 5, ये गिनो 5, 15, 1 2 3 4 और ये 5, 5 ये कुल कितने हो गए? 20 व्यंजन। कितने व्यंजन हो गए? कुल 20 व्यंजन हो गए जिनमें गूंज उत्पन्न होती है। मतलब इसको जब बोला जाएगा तो गूंजेंगे, ये हमारे मुंह से गूंजेंगे। ठीक है। अब चाहो तो आप बोलकर देख लेना, इतना समय मतलब मैं ठीक से समझा नहीं सकता वीडियो में कि कैसे गूंज रहे हैं। आप थोड़ा बोलना, धीमे धीमे बोलना, फिर थोड़ा तेज आवाज में बोलना। ठीक है, तो पता लगेगा आपको गूंज रहा है कि नहीं गूंज रहा है। ठीक। फिर आता है दूसरा अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन, यहाँ पर गूंज नहीं होती, इनमें गूंज नहीं होती है। अब इनमें गूंज नहीं होती तो कौन कौन से बचेंगे? देखो 3 4 5 तो ले लिए हमने, बचे 2। पहला, दूसरा और बचे गए थे सा सा सा, ये 3 ये बचे गए थे। तो पहले के 5, दूसरे के 5 और फिर ये 3, कितने हो गए? कुल 13 व्यंजन। हम्म। तो व्यंजन की बात तो थी, व्यंजनों की तो बात थी। गिन लो भाई व्यंजन, 20 व्यंजन ये, 13 व्यंजन ये, कितने हो गए? कुल व्यंजन 33। तो यहाँ 33 है। पिछले वाले में एक में 20 थे जो अल्पवर्ण था, दूसरे में 15 थे जो महावर्ण था। 15 और 20 हो गए 35। 35 कैसे? तो 33 तो ये थे ही, तो हमने जोड़े थे उत्क्षिप्त जोड़े थे, तो इस प्रकार से 35 उसमें हो गए थे दोनों को मिला के। यहाँ 33 हो गए दोनों को मिला के, है ना। तो बस इस प्रकार से हम समझ जाते हैं कि भाई जब बात हो अल्पवर्ण की तो अल्पवर्ण 20 होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर प्रत्येक वर्ग का, पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर। और इसके अलावा तुमको या, रा, ला, वा 4 ही हो गए, और एक मिलेगा तुम्हें रा, जिसे हम उत्क्षिप्त बोलते हैं। ठीक है, 20 हो गए। फिर आती है महाप्राण की बात। अब ये किसके आधार पर? प्राणत्व के आधार पर, यानी वायु के आधार पर। तो महाप्राण में ज्यादा वायु निकलती है ऐसे, और हा साहित ध्वनि होगी, तो हा साहित 2 में ही होती है। प्रत्येक वर्ग के दूसरा अक्षर और चौथे अक्षर में। तो 5 अक्षर वहां से हो गए, 5 वहां से, 10 हो गए। उसके अलावा सा 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 हा 14 हो गए, और एक था ड़ा, जिसे उत्क्षिप्त कहा जाता है, तो 15 हो गए हा साहित ध्वनि वाले। 15 वर्ण वो हो गए। तो इस प्रकार से प्राणत्व के आधार पर हो गए। फिर आते हैं ये स्वतंत्रियों के आधार पर। स्वतंत्रियों के आधार पर भी 33 हो जाते हैं। पहला सघोष या घोष में देखो तो भाई तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। उसके अलावा या, रा, लावा अंतस्थ, उसमें हा जोड़ देते हैं, तो 5 ही हो गए। 15 मतलब 5 10 15 और 5 ही, टोटल 20 अच्छे हो जाते, 20 व्यंजन हो जाते हैं। फिर आते हैं अघोष व्यंजन पे। अघोष व्यंजन में गूंज कम होती है, आवाज कम होती है। ठीक है। अब इसमें आवाज कम होती है तो कौन कौन से होंगे? इसमें पहला और दूसरा श्रेणी, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। तो पहले पहले 5, दूसरे दूसरे 5, 10 हो गए। फिर आते हैं सा 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 3, ये 10 और 3 13। तो इस प्रकार से 13 वर्ण इसमें हो जाते हैं, किसमें? अघोष वर्ण में, अघोष व्यंजनों में 13 व्यंजन यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। इस प्रकार से स्वर तंत्रियों के आधार पर हो जाते हैं। तो हमने उच्चारण के आधार पर देख लिए, उच्चारण के बाद में प्राणत्व के आधार पर देख लिए, प्राणत्व के बाद में स्वतंत्रियों के आधार पर देख लिए। इस प्रकार से हमने सारे शब्दों को लगभग लगभग सारे व्यंजनों को सीख लिया। ठीक है। अब इसमें कुछ सम्मिलित व्यंजन है जिसमें स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं। अब उन दोनों को इकट्ठा मिलाकर पढ़ा जाए तो देखो कितने कितने कैसे कैसे होते हैं। इनको मिटाते हैं, स्वर लिख लेते हैं।
इतने लिख लिए, है ना। अब हमें जानना है कुल वर्ण, कुल वर्णों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। ठीक है, हमने देखो स्वर अलग पढ़ लिए, व्यंजन अलग पढ़ लिए, अब दोनों को मिलके पढ़े तो कैसे कैसे बनेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे कुल, कुल नासिक के वर्ण। ठीक है, कुल अल्पप्राण वर्ण, कुल सघोष वर्ण, कुल आगत वर्ण। कुल नासिक के वर्ण आपको मिलेंगे 5, तो वो हो गए 3 8 तो 10, 4 9 10 15 हो गया, 10 वर्ण यहाँ मिलेंगे। अल्पप्राण में 20 और 11 31 इसमें मिलेंगे, सघोष में 31 इसमें मिलेंगे, आगत में 6 मिलेंगे। अब इन 6 में होगा क्या भाई, कुछ स्वर होंगे, कुछ व्यंजन होंगे, कुछ क्या गिनती होगी ना उनकी। तो व्यंजन, स्वर, व्यंजन, स्वर, व्यंजन। कितने कितने होंगे स्वर व्यंजन, देखो पहले गिनेंगे बाद में, पहले लिखते हैं। कुल आगत वर्णों में तुमने इसको पढ़ा था, और व्यंजनों में का, ख, ग, क ख ग, ज और फा को पढ़ा था, ऐसा ही है। कुल सघोष में हमने स्वर पढ़े थे, स्वर पढ़े नहीं थे लेकिन अब पढ़ेंगे। सघोष में स्वर होते हैं पूरे 11 के 11, ध्यान रखना। इसमें 5, इसमें 1, इसमें 11 व्यंजन होंगे। व्यंजन होंगे कितने, 20 स्वर होंगे, इसमें 11, इसमें व्यंजन होंगे 20, टोटल 31 ही तो है। तो सघोष में कौन कौन से, जहाँ पर गूंज हो, गूंज उत्पन्न हो, तो पहले सारे स्वर लिख लो। अ, आ, ए, ई, उ, ऊ, सी, ए, ओ, ओ। व्यंजन देखो यहाँ पे जगह इतनी होगी नहीं कि लिख पाए, ये लिख लेंगे, लिखते हैं चलो। इसमें तीसरा चौथा पांचवा होगा, तीसरा चौथा पांचवा तो ग, घ, अंगा, ज, झ, अइया, ड, ढ, ड़, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह। गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 हो गए। अब आते हैं कुल अल्पप्राण वर्णों पर। तो 20 में 31 होते हैं टोटल, उसमें से 11 स्वर, 20 व्यंजन। 11 स्वर वही से अ आ, इ ई, उ ऊ, ए ओ। यह क्रम थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेना। इसमें आते हैं हा रहित व्यंजन। तो हा रहित व्यंजन कौन कौन से होंगे, पहला, तीसरा, पांचवा, तो लिखो भाई का, गा, अंगा, च, ज, अइया, ट, ड, अड़ा, त, द, न, प, ब, म, या, ला, ला, वा, उत्क्षिप्त। काउंट करो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया भाई 20। अब आते हैं नासिक के व्यंजनों पे। नासिक के व्यंजनों में हम पंचमाक्षरी को काउंट कर लेते हैं ना। पंचमाक्षर तो व्यंजन में पहले वही लिख देते हैं पंचमाक्षर, बाकी देखते हैं कौन कौन से आ सकते हैं। व्यंजन में पहले पंचमाक्षर लिखेंगे तो अंगा, अय्या, ड़ा, ना, मा, इनको लिख सकते हैं। अंगा, आहा, छंद बिंदु, मत लिखो इसको भाई, इसमें उत्क्षिप्त ले लो। तो कुल क्या हो गया, 3 ये हो गए, 7 ये हो गए, 4 3 7, ठीक है। हाँ भाई ये लिखा दिए। कुल मिला के ध्यान रखना, आगे से कुल नासिक के वर्णों की बात आती है 10 होते हैं। ध्यान रखना कैसे क्वेश्चन होंगे, कुल नासिक के वर्ण कितने होते हैं, या सीधे नासिक के वर्ण कितने होते हैं। नासिक के वर्ण कितने होते हैं, तो वर्ण होते हैं 10। नासिक के स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 3। नासिक के व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं 7। ठीक है। कुल अल्पप्राण वर्ण कितने होते हैं, तो अल्पप्राण वर्ण, ध्यान रखना इस शब्द का, ये वर्ण, ये वर्ण, इसका ख्याल रखना है तुम्हें। अगर वर्ण पूछा है तो इतने इतने बताने हैं, व्यंजन पूछा है तो इतने बताने हैं। कई बार गलती होती है ऐसी कि भाई वर्ण वो व्यंजन लिखवाने होते हैं, उन्हीं व्यंजनों में वर्णों को शामिल कर लेते हैं। वर्ण मतलब व्यंजन भी लिख देते हैं उसी में स्वर भी लिख देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, फिर इकट्ठा पढ़ोगे तो इकट्ठा बोलोगे बताओगे तो गलती होगी। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा डिफरेंस रखो उनमें, अंतर रखो कि वर्ण पूछा है नासिक के वर्ण तो 10, अल्पवर्ण वर्ण 31, सघोष वर्ण 31, आगत वर्ण 6। ठीक है। इसमें एक इसको भी ले लेते हैं, लेकिन इसकी गिनती नहीं होती, बस इतना अंतर है। बोलने में ये भी आता है, गिनती नहीं होती इसकी। फिर समझ लो, नासिक के वर्ण 10, उसमें से 3 स्वर 7 व्यंजन, अल्पवर्ण वर्ण 31, 11 स्वर 20 व्यंजन, सघोष वर्ण 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 सघोष वर्ण 31, 11 स्वर 20 व्यंजन, आगत वर्ण 6, आगत वर्ण 6, 1 स्वर 5 व्यंजन। इस प्रकार से हमको इनमें समझना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन कई बार गलत होते हैं, आते हैं ठीक है मानते हैं, लेकिन गलती ऐसी होती है। वहां पूछा जाएगा वर्ण, आपने व्यंजन समझ के लगा दिया, या मान लो पूछा गया व्यंजन, आपने वर्ण समझ के लगा दिया। कभी व्यंजन तो है 20, लेकिन 31 ऑप्शन में होगा तो आप 31 लगा के आ जाओगे। बस ये गलती से बचना है, इसलिए ऐसे करके लिखवाए गए हैं। नहीं तो फिर जो लिखवाया था वो सही था, इकट्ठे इसलिए लिखवाया था, इकट्ठे इसलिए लिखवाया है ताकि आपसे गलती ना हो, बस और कोई वजह नहीं है ऐसे लिखवाने की। और ये लिखे ये सारे के सारे। अब क्या करना है हमें, अब लगाना है हमें इन्हें क्रम से। क्रम से पहले लगाएं या उच्चारण स्थान पढ़ लें, क्रम से नहीं, उच्चारण स्थान पढ़ लेते हैं पहले। पहले हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के भाई इन सभी का उच्चारण हमारे किस अंग से होता है। ठीक है। अब अंग का ध्यान रखना, हमारे जो अंग होंगे वो अंदर ही अंदर से काउंट होंगे, बाहर का कोई अंग नहीं। सबसे पहले अंग काउंट होता है हमारा कंठ। अगर अंगों को देखा जाएगा ना कि कौन से अंग से किया था, सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, नासिका। ठीक है। अब इन दोनों से मिलकर बनता है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। और इन दोनों से मिलकर बनता है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। इन दोनों से मिलकर बनता है दंतोष्ठ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और रह गया, जिह्वा। जिह्वा। ये 10 अंग या 10 अंग ही हैं जिनसे हम इन सभी का उच्चारण करते हैं।
ठीक है। किसी का जिह्वा से कहेंगे, किसी का नासिका से, किसी का ओष्ठ, किसी का दंत, किसी का मूर्धा, किसी का तालु, किसी का कंठ, किसी का कंठोष्ठ, किसी का कंठ तालव्य है, किसी का दंतोष्ठ। ठीक है। तो पहले हम बाणों का स्थान पढ़ेंगे केवल व्यंजन का, और फिर व्यंजन के बाद पढ़ेंगे दोनों का मिला जुला के, स्व का भी और व्यंजन का भी। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 10 के 10 व्यंजनों में 10 के 10 उपयोग होते हो, या स्वयों में 10 के 10 उपयोग होते हो। ये दोनों के मिला जुला कर है। जब कुल पूरे 52 के 52 वर्ड पढ़ने हो, और 52 के 52 वर्डों की जानकारी चाहिए होगा, कौन से अंग से निकलते हैं, कौन से अंग से इनकी आवाज निकलती है, तब ये 10 के 10 प्रकार काम आते हैं। जबकि 100 में तो 5 ही काम आए थे, 5 ही काम आए थे। कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ 4 और 5 और 6 काम आए थे 100 में। और व्यंजनों में पता नहीं कितने काम आ जाए। ऐसे ही फिर 100 व्यंजन दोनों के मिला के 10 के 10 काम आ जाते हैं। ठीक है। ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर देखते हैं अगली क्लास में। तो अगली क्लास में जाके देखना क्या है, हमको व्यंजनों का 4 स्थान देखना है, व्यंजनों का क्रम देखना है। व्यंजनों का क्रम क्या, पहले व्यंजनों को 4 स्थान देखेंगे, व्यंजनों का स्वरों का दोनों का क्रम देखेंगे, और फिर व्यंजन और स्वर दोनों का 4 स्थान देखेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो कल के लिए ये देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और वही सेवा जैसे मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, दोस्तों तक पहुंचा के, इधर उधर बांट के, शेयर करके, मुझे कुछ फ़ायदा हो जाएगा, आपका बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। खत्म, देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। एक लाइक, भाई लाइक करे, फॉलो करे, शेयर करे। क्या चाहिए बदले में हमें? बस एक प्यारा सा लाइक। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार, हाथ जोड़ के विनती है।